आबादी एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बात नहीं करना चाहते। हमें थोड़ी सी घबराहट होती है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हम एक बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड मुल्क में रहते हैं। अब एक ऐसी तस्वीर है जो पूरी दुनिया की आबादी हमारे सामने रख रही है, जो कि 7 अरब से ज्यादा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है इसको कंट्रोल करने का? क्या हमें इस पर चिंता करनी चाहिए, या एक दूसरी बात ये भी थी कि क्या इसका हमें जश्न मनाना चाहिए? ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि 7 अरब हो गए हैं हम, क्या ये वाकई मौका है सेलिब्रेट करने का या सोचने का? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये नजर आती है कि ये एक ऐसा टॉपिक है, और मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि टीआरपी के दबाव में जो टेलीविजन होता है उस युग में ज्यादा मौका भी नहीं होगा किसी को पॉपुलेशन या इस तरह की समस्याओं पर चर्चा करने का। अगर मिलता है तो जरूरी है इसे उठाना, क्योंकि इसको लेकर जो अवेयरनेस है, जो चिंता है, वो भी बहुत ज्यादा कम है। मुझे नहीं पता मैं कितने लोगों को जानता हूं जो कभी भी इस पर चर्चा करते हैं कि क्या ये मुल्क की आबादी का कोई भी हिस्सा किसी भी तरीके से उस पर कोई कंट्रोल हो सकता है, या उस आबादी को बेहतर मैनेज करने के लिए कोई तरीके सामने आ सकते हैं। मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जो स्वाभाविक है मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। सुनीता नारायण है। सुनीता जो है वो डायरेक्टर है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई। मेरे साथ यहाँ पर दिनेश अग्रवाल साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर यूनाइटेड नेशंस का पॉपुलेशन फंड से जुड़ा उसको चलाते हैं। मेरे साथ सी चंद्रमौली साहब जो कि सेंसस कमिश्नर। अब इन तीनों लोगों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद मैं कुछ बहुत ही बेसिक आंकड़ों के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस पूरी दुनिया की आबादी में हिंदुस्तान का क्या योगदान है, और आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया की तकरीबन 50% आबादी सिर्फ कुछ मुल्कों से आती है, जिसमें हिंदुस्तान एक है। तो अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये अपने आप में कितना बड़ा विषय है। एक अनजान से गांव और अनजान माँ बाप की आज जन्मी बेटी नरगिस सुर्खियों में है। उसके अनपढ़ माँ बाप समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके बेटी होने पे खुशी मनाने इतने लोग बाहर से क्यों आए हैं। सबको खुश देख वो भी खुशी का ही इजहार करते हैं। जितनी हमें खुशी महसूस हो रही है कि मुझे बेटी भई है। लेकिन इस जश्न के पीछे बहुत तकलीफदेह कहानी है। पिछले 10 सालों में यूपी की आबादी 3 करोड़ बढ़ी, लेकिन 6 साल से कम उम्र की 10 लाख बच्चियां कम हो गईं। सन 2001 में 1000 बच्चों पे 916 बच्चियां थीं। सन 2011 में 1000 बच्चों पे सिर्फ 899 बच्चियां हैं। यहाँ के 72 जिलों में से 62 में सेक्स रेशियो गिर गया, लेकिन अल्ट्रासाउंड सेंटर 10 गुना बढ़ गए और बढ़ गया पेट में लड़की की जानकारी होने पे उसे मार डालने का सिलसिला। अगर इस गैर बराबरी को परंपरागत रूप से जो हमारी जड़ों में समाई हुई है उनको दूर करना है, तो कहीं ना कहीं जो कमजोर है उसके सशक्तिकरण की बात करनी होगी। बेटे की चाह सदियों पुरानी है और सदियों में ही जाएगी। जहां ये जश्न हो रहा था वहीं तमाम महिलाएं हैरत में थीं कि लड़की होने पे इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही है। वहीं मौजूद राधा ने भी 4 बच्चे इसलिए पैदा किए क्योंकि उसे पहली 3 लड़कियां हुई थीं। हाथ में तो समझ रहे हैं सब कि वो ससुराल चली जाएगी, एक लड़का होगा तो खाना और रोटी पानी देगा। एक कविता है कि बोए जाते हैं बेटे उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को लहलहाती हैं बेटियां, एवरेस्ट तक खेले जाते हैं बेटे और चढ़ जाती हैं बेटियां। उम्मीद है इन छोटी छोटी कोशिशों से हालात बदलेंगे और बोई जाएंगी बेटियां, उगाएंगी बेटियां, खाद पानी बेटियों को लहलहाएंगी बेटियां और एवरेस्ट तक भेजी जाएंगी बेटियां और चढ़ जाएंगी बेटियां। लखनऊ के माल में कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल की अपनी कविता थी ये, लेकिन चंद्रमौली साहब सबसे पहले सिर्फ लोगों के समझने के लिए ये क्यों है, या आज हमारे लिए डिस्कशन का विषय सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको वरीड होना चाहिए, हमको चिंतित होना चाहिए, या आपको लगता है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशंस भी हैं? क्योंकि लोगों में, मेरी अपनी समझ के हिसाब से, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिएगा, अवेयरनेस बहुत कम है इस विषय को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने कि अवेयरनेस बढ़ाने की जितनी भी कोशिशें हों वो सराहनीय है, एंड वी मस्ट क्रिएट दिस अवेयरनेस। लेकिन आपको दोनों पहलुओं पे चर्चा करना होगा कि ये एक तरफ तो समस्या है ही,
लेकिन यही समस्या, इसको दूसरी पहलू से देखा जाए तो इसको एक अपॉर्चुनिटी या इसको एक एडवांटेज भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो चाहिए वो है सही नीतियां, जिससे हम लोग इस बढ़ती हुई आबादी को एक शस्त्र के रूप में बदलें। और इसको ये अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील होती है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, हमें बता सकें। अगर पूरे विश्व का आबादी देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में आबादी घट रही है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, और हमारे इंडिया में यूथ बल्ज कहते हैं, जहां हमारी जो यूथफुल पॉपुलेशन ये काफी ज्यादा है। तो फ्यूचर में अगर इनको साक्षर बनाया जाए और इनको वो स्किल्स दिए जाएं जो वेस्टर्न कंट्रीज में जिनकी मांग हो, तो ये वहां इकोनॉमिक एसेट्स बन सकते हैं और ये हमारा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तो आंसर लाइज इन गिविंग द राइट स्किल्स एंड मेकिंग द पीपल एम्प्लॉयबल, and that would require a lot of intervention, not only by the government but also by the non-governmental agencies. सुनीता, क्या जो सरकार में बैठे लोग हैं या इस तरह के मसले पर जो लोग काम कर रहे हैं वो समझते हैं इस बात को? उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक ऐसे मुल्क में जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आधी आबादी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है? मुझे लगता है समझ तो है, मगर सवाल यह है क्या करना चाहिए। और इसमें दो तीन चीजें निकल के आती हैं जो चंद्रमौली जी ने भी कही। एक तरफ से तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास एक डिविडेंड है, काफी लोग हैं जिनसे बहुत हद तक तरक्की हो सकती है देश की। दूसरी तरफ ये भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हम लोग कर सकते हैं कि बच्ची पैदा हुई मगर उसको आज भी हम लोग पूरी तरह से खाना नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे, उसको हेल्थ केयर नहीं मिल सकता। अब ये नहीं है कि आबादी ज्यादा है इस देश के अंदर, आबादी के कारण हम लोग साफ पानी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग पानी नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारी नीतियां कमजोर हैं या हमारा इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है। तो मुझे लगता है दूसरा सवाल यही है कि अगर आपको आबादी बढ़ेगी तो आपको अपने सर्विस डिलीवरी भी ठीक करनी पड़ेगी। और तीसरा सवाल अभिज्ञान यही, इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है कि अगर जो आपने पहले सवाल उठाया कि अगर आपको आबादी कम भी करनी है, सोच लीजिए, तो आबादी तभी कम होगी जब आप इन चीजों से निपट पाएंगे, जब आप लोगों को थोड़े बहुत हेल्थ केयर दे पाएंगे, जब आप ये समझा सकेंगे लोगों को कि अगर लड़की है तो उसको मारो नहीं, अगर लड़की है तो उसको ये मत सोचो कि लड़का ही पैदा होगा तभी आगे कुछ बढ़ेंगे। वो तब होगा जब लोगों के पास आमदनी होगी, जब लोग पढ़ चुकेंगे, जब औरतें पढ़ पाएंगी। तो मुझे लगता है ये जो विकास का जो सवाल है, डेवलपमेंट का सवाल है, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है आपके पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के सवाल से। दिनेश अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि विकास का सवाल वो है डायरेक्टली। अब एक एग्जाम्पल उन्होंने रखा, उसके भी कुछ डिटेल्स मेरे पास थे, मैं कुछ देर पहले उनको पढ़ रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर एक दूसरी तरह की भी मूव है। खासतौर पर रशिया का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि ठीक है आप और बच्चे पैदा करिए क्योंकि उनकी आबादी में डिक्लाइन है। ये दोनों कैसे काम आते हैं एक दूसरे के? देखिए, अब अगर ग्लोबल लेवल पर देखें, दुनिया के स्तर पर करीब करीब 50-60% कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ जा रही है, जहां टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। लेकिन साथ ही अफ्रीका में करीब 40 देश ऐसे हैं जहां अभी भी फर्टिलिटी रेट्स बहुत ज्यादा है। तो दुनिया में ही दो तरह के मुल्क है, एक ऐसे मुल्क है जहां बहुत ही सिग्निफिकेंट कमी आई है जनसंख्या की वृद्धि दर में, और ऐसे मुल्क हैं जहां ये कमी अभी नहीं आई है। तो इस तरह की स्थिति है। लेकिन आज भारत के संदर्भ में अगर हम इसको देखें आगे, तो जो आर्थिक विकास का हमने रास्ता चुना है, उस आर्थिक विकास के रास्ते को अगर हम आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें हमारे एडोलेसेंट्स में, युवा वर्ग में, हमारे किशोरों में इन्वेस्ट करना पड़े। क्योंकि इंडिया में एक ऐसी जनसंख्या है जो हमारे पास करीब करीब 35 करोड़ 10 to 24 ईयर्स एज ग्रुप की पॉपुलेशन है। उनको हम प्रॉपर हेल्थ दे पाए, प्रॉपर एजुकेशन दे पाए, प्रॉपर स्किल्स दे पाए, उनकी दक्षता बढ़ा पाए, एम्प्लॉयमेंट मिले। आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। पॉलिसी चेंज की तरफ आप दोनों लोग पॉइंट कर रहे हैं। यहां पर इन सब के बीच में यूनाइटेड नेशंस का अपना एक ओपिनियन है इस मसले पर, और उसने जो भी मुल्क है जहां पर आबादी बढ़ रही है उनको किस तरह से डील करना चाहिए उसके बारे में उनकी ये हिदायत।
It's official. There are now 7 billion people on Earth. ये बच्ची दुनिया की 7वीं अरब संतान बताई जा रही है। जब ये बच्ची 35 की उम्र पार करेगी तो वो बुजुर्गों से भरे भारत में होगी, जहां काम करने वाले कम होंगे, उन पर निर्भर लोग ज्यादा होंगे। यूएन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक 2050 तक भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद नौजवानों से ज्यादा होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यदि कम हो जाएंगी तो जो खर्च करना पड़ेगा सरकार को वो ज्यादा हो जाएगा। इस बढ़ती आबादी की चुनौतियां और भी ज्यादा हैं। फिलहाल 15 से 24 साल की उम्र के नौजवान इस देश की आबादी का 25% हिस्सा हैं। आने वाले दिनों में इन्हें शिक्षा और नौकरी के मौके मुहैया कराना आसान नहीं होगा। लड़कियों की घटती तादाद भी एक बड़ी चुनौती है। इसका जो कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि सन प्रेफरेंस तो है ही, लेकिन जो एजुकेट हो रहे हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह लड़का हो। कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत आबादी में चीन से आगे निकल जाएगा। इतनी बड़ी आबादी के लिए बुनियादी सुविधाओं के सवाल पर अभी से विचार नहीं हुआ तो हमारी हालत और खराब होगी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने आगाह किया है कि भारत की जनसंख्या में हो रहे बदलाव की वजह से भविष्य में नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं और इन चुनौतियों से निपटने की तैयारी भारत सरकार को अभी से शुरू करनी होगी। दिल्ली में दीवान सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो यूनाइटेड नेशंस का जो पॉपुलेशन फंड है, जिससे डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जो यहाँ पर मौजूद है, उनका ये कहना है। डॉक्टर अग्रवाल, अब यहाँ पर आते हैं हम कुछ रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स के। हम सब जानते हैं कि जहां तक आबादी का सवाल है, इसके पीछे तमाम सामाजिक कारण होते हैं। अभी भी हमारे समाज में न सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, मतलब बहुत दुखदाई है कि आज भी बच्चियों की जान ली जाती है 2011 के हिंदुस्तान में। उसको कहां से एड्रेस कर सकेंगे आप? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो यह है कि जानकारी का अभाव है, परिवहन नियोजन साधनों के बारे में कहां वो मिलते हैं, कैसे उनको उपयोग करें। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे अध्ययन हुए, जो डाटा हमारे पास है, बहुत ज्यादा संख्या में ऐसी दंपतियां हैं जो ये कह रहे हैं हमें सर्विसेज चाहिए, हमें फैमिली प्लानिंग अपनाना है, बच्चों के बीच में अंतर लाना है, या लेकिन वो सर्विसेज उन तक पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है। और ये जो लोअर इनकम क्विंटाइल है, जो हमारे गरीब तबके हैं, उसमें ये अनमेट नीड बहुत ज्यादा है। और सोशल ग्रुप्स, अक्रॉस सोशल ग्रुप, चाहे आप माइनॉरिटीज की बात करिए, चाहे डिफरेंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनीता ये रख रहे हैं। मतलब आज के हिंदुस्तान में जो लोग हैं और ठीक ठाक मध्यम वर्गीय लोग भी समझते हैं कि जीवन जीना अब सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। स्वाभाविक है, जो और गरीब होगा वो भी समझ रहा होगा कि दर्द से बच्चों को पालने का कोई रास्ता होना चाहिए। क्या उनमें, जैसे आप कह रहे, वो समझ बढ़ती है? देखिए, समझ है, मगर लोग क्यों बच्चे पैदा करते हैं? इसलिए बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनके पास बच्चे ही एक साधन है आमदनी के। तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। कोई लोग पागल नहीं है। खाली ये जो गुलाम नबी जी ने कहा कि टीवी नहीं होता तो फिर बच्चे नहीं होते, या कुछ टीवी होता बच्चे नहीं होते, वो सब चीजों से थोड़ा हटना पड़ेगा। एक रियलिटी है, एक इकोनॉमिक रियलिटी है। अभी भी वो सोचे कि घर में इतने ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और सही भी बात है, अगर बच्चे उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, सपोर्ट है, तो अगर आपके ये समझ, मुझे लगता है अग्रवाल साहब ने बिल्कुल सही कहा, समझ बिल्कुल साफ है। अब अगर आपको परिवार नियोजन करना है तो दो ही रास्ते हैं। एक, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, मगर दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ काफी नहीं है, दूसरा औरतों की पूरी तरह से समझ, लिटरेसी और एम्पावरमेंट होना चाहिए। मैं आपको दो स्टेट्स का उदाहरण देती हूँ, केरला और पंजाब। केरला के अंदर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हुआ, पंजाब में, पंजाब में नहीं हुआ, वहां पर इनफैक्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड ज्यादा है, वहां पर अमीरियत ज्यादा है पंजाब में केरला से। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पंजाब में ज्यादा है, केरला में कम है। मगर केरला में औरतें पढ़ी लिखी हैं, केरला में औरतों के पास हक है कि वो कह सके कि हमें क्या चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा, लड़कियों को इज्जत देनी पड़ेगी, और इस सारे चीजों से ही आगे बढ़ सकेंगे। ये आप सिर्फ समझ रही, जैसे आप लोग जब सर्विस करते हैं, अपने तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, क्या लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आज मान लीजिए कोई परिवार है और काम की वजह से वो अपने गांव से शहर शिफ्ट करता है, सबको पता है शहर की जिंदगी ज्यादा कीमती है, शहर की जिंदगी ज्यादा मुश्किल है, क्या उसमें वो बदलाव आता है? क्या उसको ये समझ में आता है कि ये गांव नहीं है, यहां पर हर चीज की, पानी से दूध की एक कीमत है
जो अदा करनी होती है? बिल्कुल उनमें समझ तो है ही, एंड हमारे सेंसस में जो अच्छी बातें निकल के आई हैं वो है साक्षरता बढ़ी है, और साक्षरता मोस्टली फीमेल लिटरेसी मेल लिटरेसी से ज्यादा बढ़ी है। तो इसका जो इफेक्ट है ये बहुत पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से। ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन मैं सुनीता जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि साक्षरता के साथ साथ ये समझ भी आई है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स इन दी पॉपुलेशन फिगर्स ऑल्सो। यूपी का जो दर 25% से ज्यादा था पिछले 3 सेंससेस में, वो पहली बार गिर के 20%, 5% गिरा है। सिमिलरली बिहार 29%, 29% से गिर के 25% गिरा है, एंड एमपी में 24% से 20%। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड आप देखें तो साक्षरता बढ़ी है और फीमेल लिटरेसी बढ़ी है। तो ये भी देखना पड़ेगा, और आपको अगर बाकी के सर्वे से आप कुछ आंकड़े लें तो IMR बच्चों का जो मरने का दर है वो बहुत ही इंप्रूव किया है, वो घटा है। MMR माताओं का मरने का दर वो भी घटा है। तो हेल्थ इंडिकेटर्स ये दिखा रहे हैं कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर हेल्थ एक्सेस इज रीचिंग द पीपल जी। तो उसका असर तो पड़ा है, और पहली बार जो है हमारे देश में ये देखा गया है कि जो पॉइंट आपने पंजाब और केरला का एग्जांपल दिया, समझने के लिए जो इकोनॉमिक प्रेशर्स होते हैं घर चलाने के या कामकाज के, क्या उसका कोई बहुत बड़ा फर्क है? जैसे मेरे आपने कहा कि केरला में उतना प्रोग्रेसिव नहीं इकोनॉमिकली जितना पंजाब है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। जो लोग खासतौर पर जो शहर आ जाते हैं, क्या उनको ये बड़ा फर्क महसूस होने लगता है? देखिए, हर देश में ये ट्रांजिशन हुआ है। ट्रांजिशन तभी हुआ है जब लोग एक तो पढ़ लिख गए हैं और दूसरी तरफ से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गए। आई मीन आप हम सब की फैमिलीज देख लें तो छोटे परिवार हैं, क्योंकि हम लोग सब ऐसे लोग बन गए हैं जो समझ गए हैं कि देखिए छोटे परिवार हैं, हमें बच्चों को अच्छी तरह से पालना है, हमारे पास इतनी आमदनी है, हम पढ़ा सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। जो आज तो अगर जो आप टीवी चैनल्स, हम सब लोगों ने कितनी चर्चा करी है कि इस देश में अभी भी बहुत लोग गरीब हैं। अगर आप ये मानते हैं कि गरीब हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल तभी होगा जब आप कुछ ही तरीके से ये जो गरीबी है ये हटा सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं कर पाएंगे तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल या स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा। 2011 के हिंदुस्तान में डॉक्टर गोयल क्या बदलेगा कि अगर हम 2015 की तस्वीर पर एक नजर आ लें, क्या बदल सकता है इसमें? कुछ चीजें बड़ी साफ नजर आती है। एक तो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी या मातृ मृत्यु दर है, जो पिछला डाटा हमारे पास आया काफी आशाजनक है। थोड़ा और एफर्ट हम करें, खासकर जो स्टेट्स हैं यूपी की, बिहार, राजस्थान, एमपी की, तो हम काफी करीब होंगे जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं उसके नजदीक पहुंचने के। अब शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट्स आगे करने की जरूरत है इस डायरेक्शन में। फैमिली प्लानिंग को लेकर के जो परिवार नियोजन की बात है, मैं सोचता हूं कि जो सर्विसेज की उपलब्धता है, अभी सरकार ने एक नया कार्यक्रम चलाया जहां आशाओं के माध्यम से फैमिली प्लानिंग सर्विसेज गांव-गांव में उपलब्ध कराने की योजना है। तो इस तरह की अगर प्रोग्राम्स आगे बढ़ें जहां गांव में गरीब के लिए भी हम परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध करा सकें, वो एक बहुत अच्छा कदम होगा। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं वो चॉइसेस कुछ लिमिटेड हैं। इन टर्म्स ऑफ हमारे जो अंतराल की जो विधियां हैं बहुत कम है। दूसरे देशों में इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, दूसरे देशों में इम्प्लांट्स हैं और दूसरे मेथड्स आ गए, लेकिन हमारे जो मेथड्स हैं अभी परिवार नियोजन के जो साधन है वो बहुत कम है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह होगी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उसको कोई रिजेक्ट करने को तैयार नहीं है, अभी भी समाज में एक्सेप्टेंस और वो बदलाव नहीं आ पाया। नहीं ऐसा नहीं है विज्ञान। मुझे लगता है जो पहले अग्रवाल साहब ने कहा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो भी सर्वेस हैं ये दिखा रहे हैं कि लोग चाहते हैं वो अभी हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं लोगों तक। और इसमें जो हेल्थ का बजट जब लोग चाहते हैं तो पहुंचने के मैकेनिज्म में क्यों तकलीफ से आप लोगों को ये फीडबैक आता हो, क्या वो वाकई आपसे चर्चा करते कि नहीं हमें कोई बताने वाला नहीं है यहाँ पर, या जो हम बड़ी सरकारी योजनाओं की बात करते हैं वो सिर्फ कागजी स्तर पर रह जाती हैं? नहीं, मैं इससे हटके ये कहूंगा कि ये सरकार की जिम्मेदारी
ही नहीं है, लेकिन गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं और जनरली सोसाइटी का भी एक प्रॉब्लम है जो मल्टी प्रोंग्ड अटैक से ही इसको सुलझा जा सकता है। ये कल्चरल भी है, सोशल प्रॉब्लम भी है, रिलीजियस प्रॉब्लम भी है और हेल्थ प्रॉब्लम भी है। तो सारा कुछ सरकार से ही मतलब हल नहीं हो सकता है। ये एक सोच बदलने की बात है जो मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी से ही हो सकता है और सभी मिलके इस पे लगना पड़ेगा कि जो जैसे ही मतलब साक्षरता बढ़ती है तो एस्पिरेशन लेवल्स भी बढ़ते हैं, लोगों को अपने जिंदगी में और भी ज्यादा आगे बढ़ने की जो मोटिवेशन होती है वो भी बढ़ती है और दे हैव दैट टेंडेंसी कि उनके परिवार जो हो छोटे हों। और आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में भी उनको ये मोटिवेशन है कि लड़कों को पढ़ाया जाए, लड़कियों को पढ़ाया जाए, कॉन्वेंट में पढ़ाया जाए, इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए। ये सब आप ग्रामीण इलाकों में भी देखेंगे कि लोग अपने इकोनॉमिक कंडीशन से कहीं आगे इन्वेस्ट करने में वो बिलीव करते हैं और कर भी रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होने का। मैं जाते जाते सिर्फ अपनी बहुत ही लिमिटेड और छोटी सोच इस मसले पर, क्योंकि मैं समझता नहीं जिस तरह से एक्सपर्ट्स जानते हैं, उसमें सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि मैंने अभी तक कितने चुनाव देखे हैं, नेता देखे हैं, कैंपेन देखे हैं, एजेंडा देखे। मैंने आज तक कभी किसी को इस मुल्क में एमएलए से लेकर लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त ये नहीं कहते सुना अपने वोटरों को कि आबादी एक मसला है, उससे आपको जूझना बहुत जरूरी है। कोई किसी नेता का नुकसान नहीं हो जाएगा अगर वो जिस जनता को रिप्रेजेंट करता है उसको ये बताने की कोशिश करे कि जिस माहौल में आप जी रहे हैं उसमें आबादी एक समस्या है। 2011 के हिंदुस्तान में जाते जाते एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं कि अभी भी परिवारों का साइज क्या होता है। ये किसी बारात के स्वागत की तैयारी नहीं है, बल्कि एक परिवार के लिए खाना बन रहा है। और ये परिवार है जोयोन चाना का, जिनकी 39 पत्नियां हैं, 94 बच्चे हैं और 33 नाती पोते हैं। ये परिवार 4 मंजिल के मकान में रहता है जिसमें 100 कमरे हैं। सब इसका 4 फ्लोर है, उसमें सब इधर ही रहता है। वो लोग बच्चा लोग एक साथ में रहता है। बड़ा बेडरूम में तो 20 आदमी तक रहता है, कोई जगह में 10 8 ऐसे। इतने बड़े परिवार को एक रखता है जॉन चाना का फौज जैसा अनुशासन, जिसे सब लोग मानते हैं। पूरा परिवार खेती और मुर्गी पालन से रोजी रोटी कमाता है। इस परिवार का अपना स्कूल है और स्टेडियम है और ये लोग साल में 2 बार अपना फुटबॉल टूर्नामेंट भी करते हैं। फुटबॉल खास करके फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलते हैं और बड़े बच्चे सब मिलकर खेलते हैं, सब मिलकर। नॉर्थ ईस्ट में आमतौर पर जितना बड़ा एक गांव होता है उतना बड़ा तो परिवार ही है जोयोन चाना का। मिजोरम के वांगतोंग से अरविंद उत्तम, एनडीटीवी इंडिया।